बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। असल मौज़ूआत पर आने से पहले मैं आपको बस एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब आज मिल गए सुप्रीम कोर्ट में कुछ रिपोर्टर्स को, सहाफ़ियों को, और उनसे सवाल हुआ कि ये आपने पार्लियामेंट में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, और जितना दिलचस्प वो जवाब था इसीलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने क्या जवाब दिया। तो सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने एक तो ये कहा कि ये तो हमारे इलाके में एक स्लैंग है और हमारी ज़बान में तो इसको बड़ा नॉर्मल से अल्फाज समझे जाते हैं, तो फिर भी आप चलें इसको स्लिप ऑफ टंग समझ लें। लेकिन जो असल बात है वो कहते हैं कि आप ये देखें कि मैंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया, और वो समझते हैं कि ये बेस्ट यूटिलाइजेशन थी इस वर्ड की। और वो कहते हैं कि वो समझते हैं कि ये इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल किया। सुनिए कि मस्ती खेल साहब ने क्या कहा। देखें जी, बात जनाब ये है जी कि अगर मैंने कोई असम्बली के फ्लोर पे मेरी स्लिप ऑफ टंग से अगर कोई किसी को बात नागवार गुजरी है या किसी को अल्फाज ऑब्जेक्शनेबल लगे हैं, तो मेरा उनसे भाइयों से सवाल ये है कि मैं चूँकि सराइकी मैं नस्लन पठान हूँ, हम सराइकी बोलते हैं और हमारी मदर टंग सराइकी है, और हमारी आम रूटीन में जो है यहाँ पे ये एक मैं स्लैंग समझे, ये ज़रबुल मिसल है जो मैंने बोला था, ये स्लिप ऑफ टंग तो हो सकता है। लेकिन और जो ये लोग बड़े जो लोग ये कहते हैं और मुझे बड़े भाषण देते हैं तहजीब के और तमद्दन के और उसके, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में गंद बोलने वाले कौन है, बदअखलाकी की हद करने वाले कौन है? ये पाकिस्तान में ये गालम गलूच की सियासत को रिवाज किसने दिया? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को पहली टैक्सी किसने कहा? इन्होंने हमारे फ्लोर के ऊपर एक ऑनरेबल डॉक्टर शीरी मजारी को ट्रैक्टर ट्रॉली कहा। इन्होंने गालम गलूच की, नंगी गुफ्तगू की। पिछले दिनों जो हमारी जरदाज गुल साहब हैं, एक शख्स जो है वो असम्बली के लेफ्ट साइड से उठे हैं, लेफ्ट साइड से उठे हैं और एक खातून को मारने के लिए तुले और गंदी गालियां दी गई हैं। तो यार देखें, मेरे इन अल्फाज की वजह से अगर किसी की दिल आजारी हुई है, लेकिन इस मेरे अल्फाज ने पूरे दरिया को, समंदर को कूजे में बंद कर दिया है, और जीत के ये ऐसे ही आए हैं। अच्छा, मस्ती खेल साहब फवाद चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, कहना क्या चाहते थे? मस्ती खेल साहब मैं कहना उनको ये चाहता था, मैं कहना ये चाहता था कि हमारा जो ये कंपैरिजन कर रहे हैं, हम तो खून और दरिया का खून और आग का दरिया क्रॉस करके आए हैं। हमें जो जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी की गई है, मेरे लिए अगर मैं यहाँ बात करना शुरू करूँ तो घंटों तो खत्म नहीं होगी, आपके पास टाइम नहीं होगा। गर्मी है, गर्मी में आप खड़े हैं, इतना ज्यादा मेरे पास मवाद है कि मैं अगर बोलता रहूँ तो घंटों बोलता रहूँगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ज़रबुल मिसल है। मैंने ये जो स्लिप ऑफ टंग है, मैं कहना ये चाह रहा था, हम तो खून रहा के ये लोग किसी करके आए हैं, ये कोई और तरीका इस्तेमाल करके आए हैं, ये कहना मैं ये चाह रहा था। मस्ती खेल साहब, शहबाज शरीफ कैसे वज़ीर आज़म बने हैं? शहबाज शरीफ जैसे बने आपको पता है, मुझे पता है। अच्छा, मस्ती खेल साहब, ये तो थे सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब। हम इनसे इत्तफाक कर सकते हैं, इनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल वो ऐसा लगता है कि अपने उन अल्फाज के कंटेंट पर कायम, यानी वो अल्फाज तो चले वो समझते होंगे कि मुख्तलिफ अदा होने चाहिए थे, लेकिन वो समझते हैं कि बात उन्होंने ठीक की है, और वो कहते हैं कि मफहूम पूरा अदा हो गया। एनीवे जनाब, आ जाइए ज़रा अब सोशल मीडिया के मनफी या मुस्बत इस्तेमालात पर हम बात करते रहते हैं, लेकिन इसके पेड और अनपेड इस्तेमाल पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया के हवाले से नून लीग समझती है कि जी पीटीआई पॉपुलर नहीं है, बस इसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है। चूंकि इसने सोशल मीडिया को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया इसलिए ये पॉपुलर हो गए। एक्चुअली ये पॉपुलर नहीं है, और ये तो बस उनका चूंकि सोशल मीडिया इस्तेमाल हो रहा था इसलिए ये पब्लिक में उन्होंने कैंपेन भी अच्छी कर ली, इलेक्शन भी जीत गए, या इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म कर लिया और मैसेज में पॉपुलर हो गए, इसकी वजह सोशल मीडिया। और अब नून लीग क्या कर रही है? नून लीग ये कर रही है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, उनसे राब्ते करके उनको पे करके अपनी 100 दिन की कारकर्दगी जो है उसके ऊपर वीलॉग्स करा रहे हैं कि जनाब आप वीलॉग कर दें और आप जो है वो पेमेंट हमसे पैसे ले लें। भले आपको अगर कोई ख़तरा है, कोई डर है, तो आप बेशक कमेंट्स जो कमेंट्स हैं उसको वो कर दीजिएगा, क्या कहते हैं, ऑफ कर दीजिएगा, ताकि कोई कमेंट ना कर सके। एक जो है वो वीलॉगर हैं भट्टी साहब, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया या इस पर जो है वो अपना इस से पर्दा हटाया। वो कहते हैं कि जी मुझसे रब्ता किया गया
और मुझे बताया गया कि मुझे कहा गया कि जी आप मरियम की 100 दिन की कारकर्दगी पर वीलॉग कर दें, और वो कहते हैं कि जी ये मुझे पेड ऑफ़र किया गया। तो इसका मतलब ये उन्होंने तो इनकार कर दिया, और बल्कि इसको एक जो है वो इसका भांडा भी फोड़ दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने फिर इसी तरह से एक्सेप्ट किया है इस ऑफर को, उनके बारे में पता चल गया कि वो सब पेड कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर पेड कैंपेन चलाकर मरियम नवाज़ की 100 दिन की कारकर्दगी को हाईलाइट करने की कोशिश की जा रही है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी काम करता हूं और डिजिटल मीडिया पर भी, मैं आपको ये बता दूं कि डिजिटल मीडिया पर पेड कैंपेन के ज़रिए से इम्पैक्ट नहीं उठाया जा सकता। वो चीज़ जो मैसेज खुद पिक करते हैं, खुद चलाते हैं, उससे माहौल बनता है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है कि जिसको आप पैसे देंगे 10 दफ़ा हेडलाइन चलाएंगे तो बात बन जाएगी और माहौल बन जाएगा और लगेगा कि वाह कमाल हो गया। ये डिजिटल मीडिया है, यहाँ पर लाखों लोग हैं, यहाँ पर 3-4 बंदों के मौक़िफ़ बनाने से मौक़िफ़ नहीं बनता। यहाँ पर तो आपको ये पीटीआई को कहते हैं ना पेड किया, मैं आपको मुझे को दिखाने कभी किसी कैंपेन में पीटीआई ने किसी को पैसे दिए हों, किसी को कहा हो कि जी ये कैंपेन चलानी है, ये आपको पैसे दे दें। मशहूर तो इन्होंने बहुत किया हुआ सब ने कि जी ये तनख्वाहों पर इन्होंने बंदे रखे हुए थे। पूरे डिजिटल मीडिया विंग में मेरा ख्याल है 2-3 लोग से ज़्यादा पेड नहीं होंगे, और वो पेड बयानियाँ बनाने के लिए नहीं, वो मैनेजमेंट के लिए पेड होंगे कि जो जिम्मेदारी अदा करते हैं कंट्रोल मैनेज करने की चीज़ों को, इससे ज़्यादा कोई पेड नहीं होगा। तो इस तरह से ये इम्पैक्ट नहीं आता, यानी पैसे दे के 2, 4, 5, 10, 15 बंदों को अप्रोच करके उनको पेमेंट्स करके ये काम नहीं बनता। ये डिजिटल मीडिया कुछ और साइंस है, डिजिटल मीडिया के साइंस को नून लीग को समझना पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाइए ज़रा उस कंट्रोवर्सी पर जो इस वक्त पूरी पीटीआई वर्सेस फवाद चौधरी चल रही है। अगरचे इसमें अली जैदी और इमरान इस्माइल भी शामिल हो गए हैं, मैं अली जैदी और इमरान इस्माइल की तो बात नहीं करता, लेकिन फवाद चौधरी के हवाले से जो अब एक पूरी पार्टी फवाद चौधरी के खिलाफ खड़ी हो गई। शिबली फराज, रऊफ हसन, शेख वकास अकरम भी इसमें कूद पड़े, और भी लोग। अब फवाद चौधरी कहते हैं कि इन लोगों ने मेरे खिलाफ पहले कैंपेन शुरू की, तो उसके बाद मैंने कहा सबसे ज़्यादा इसमें पेश वैसे रऊफ हसन साहब थे, जिनके बारे में अब हमें इंकशाफ हुआ है। अब नहीं हुआ, वैसे मेरे पास ये स्टोरी पहले से थी, लेकिन जब आपने स्टोरी ब्रेक ही ना की हो तो उसको क्लेम भी नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि जी मेरे पास, बहरहाल मेरे पास ये मालूमात थी कि फवाद हसन जो है, रऊफ हसन जो हैं, ये पीटीआई से तनख्वाह लेते हैं। मेरे पास वैसे 5 लाख की इतला थी कि 5 लाख लेते हैं। फवाद चौधरी ने एक इंटरव्यू में, काशिफ वासी के साथ इंटरव्यू में 7.5 लाख बताया कि 7.5 लाख लेते हैं। लेकिन बहरहाल इसको मंसूर के साथ प्रोग्राम करते हुए जब उन्होंने सवाल किया तो इसको रऊफ हसन ने डिनाई नहीं किया कि मैं तनख्वाह नहीं लेता। तो अब तनख्वाह वो लेते हैं पीटीआई से, पीटीआई की तर्जुमानी की, लेकिन खौफजदा हैं कि फवाद चौधरी आ जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रास्ता ही बंद हो जाए। तो वो फवाद चौधरी के बारे में कि जो रैट्स हैं ये तो शिप से जंप कर गए थे, और इस तरह की बातें करके वो माहौल बना रहे हैं। उधर शिबली फराज भी लगे हुए हैं, ये भी लगे हुए हैं, कुछ और लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन बहरहाल एक जो लड़ाई है वो इनके दरमियान चल रही है। फवाद चौधरी ने फिर जब ये स्टेटमेंट दी कि जी इनके कद काठ नहीं है और ये पार्टी के अंदर बोने हैं, तो उसके बाद फिर सारी पार्टी जो है वो खड़ी हो गई, जिसमें शेर अफजल मरवत भी शामिल हो गए हैं और बाकी सब लोग भी। लेकिन शेख वकास अकरम, जिनको जो बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, उनके हवाले से कुछ फवाद चौधरी ने कमेंट किया है, कुछ फिर शेख वकास ने। मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। एक तो शेख वकास ने 2 बातें की हैं। एक तो शेख वकास ने कहा कि भाई किसने किसको रोका है, अगर आप भी बाहर निकलें, आज तो ऐसा हालात हैं, अगर आप बाहर निकलते हैं और खड़े होते हैं पीटीआई के लिए, आवाज़ बुलंद करते हैं, तो आप हीरो हैं, आप लीडर बन जाएंगे, आपको किसने रोका है। सुनिए ज़रा शेख वकास ने क्या कहा है कि रादर देन वेटिंग एंड अपने बंदे दी जैकटां नूं हिलाण दी बजाय मेरा पुत्र बाहर निकलो, छोड़ो ऐसे लीडरों को, छोड़ो कौमी सतह और छड़ दो ऐसे लीडरां नूं जेड़ा तुसी समझदे हो नहीं ना निकल रहे, छोड़ो, खुद बाहर आओ और लीडर बन जाओ। अगली टिकट आपकी, क्यों परेशान होते हैं। सो मैसेज ये है कि खान सब का है कि आज भी अंदर जो सारा ही जो लोग कहते थे फलाना इधर फलाना उधर, कौन था, सब इकट्ठे थे, सब लगे हुए थे। किसी ने खान यार और जेड़े बंदियां ने सिर्फ खान दी तस्वीर दे उत्ते लड़ाइयां लड़ लियां ने, आप क्या कहते हो कि वो सिर्फ छोटी छोटी फूल जड़ियों के पीछे अलहदा हो जाएंगे। भाई बच्चे वाली गल्लां ने पार्टी ऐसे खान की पार्टी क़यादत जो है पीटीआई की वो कर रही है, नहीं सामने आ रहे हैं, इसमें क्या कमेंट करेंगे। क्या खान साहब की जेल में रहने के बाद जो क़यादत है यहाँ पे, उनके बयानबाजी से, उनकी चीज़ों से ये लग रहा है कि
कहीं पीटीआई टूट का शिकार तो नहीं हो रही? मैं सर इस इंप्रेशन को रद्द करता हूँ, बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज में रद्द करता हूँ। पीटीआई टूट का शिकार हो ही नहीं सकती, खमीर ही नहीं है। वो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਟਰੂਥ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। टुट-फुट है ही नहीं हमारा रिश्ता। जनरल इस्तीफा देंगे और उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है, उन्होंने भी एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अब शेख वकास साहब की ये बात तो आपने सुन ली, लेकिन शेख वकास अकरम जो फवाद चौधरी के हवाले से कह रहे थे कि हाँ जी हम मामे हैं और आप क्यों छोड़ के चले गए थे, ज़रा ये भी सुनिए जो उन्होंने एक ईसा नकवी के प्रोग्राम में बात की है। हम भी लगते हैं और हम चाचे भी लगते हैं, तो बात सोच समझ के करनी चाहिए। जब पुराने मामे चले जाते हैं ना तो फिर नए मामे आ जाते हैं। अगर इतना ही दुख हो नए मामों का तो फिर पुराने मामों को अपनी जगह पे रहना चाहिए। अगर वहाँ से निकले और IPP में चले गए तो इमरान खान को छोड़ के चले गए। अभी आप PTI का हिस्सा ही नहीं है। याद करें आप चले गए थे, याद करें आप जहांगीर तरीन के साथ मीटिंग्स करते थे, याद करें आपने कहा था मैं सियासत ही छोड़ता हूँ, और याद करें कि आप जेल में शाह महमूद को मिलने गए। अब फवाद चौधरी कहते हैं कि जी ये तो मुझे ऐसा कह ही नहीं सकते क्योंकि ये तो खुद इनकी कोई कुर्बानी नहीं है, तो बस आए और आके इन्होंने टिकट लिया, इलेक्शन लड़ा और जीत गए, तो ये तो PTI का नाम इस्तेमाल किया, इनकी अपनी क्या कुर्बानी है। वैसे मैं फवाद चौधरी से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि बहरहाल शेख वकास अकरम जो हैं ये बड़ी मुश्किल इन्होंने भी झेली है, भागे दौड़े फिरते रहे हैं, रू पोछ रहे हैं, फैमिली ने सफ़र किया है, बिज़नेस ने सफ़र किया है, तमाम चीज़ों ने सफ़र किया है, लेकिन फिर भी आप सुनिए फवाद चौधरी ने क्या कहा है। नहीं बिल्कुल, शेख वकास साहब तो ये बातें नहीं कर सकता ना। शेख वकास के साथ तो वही कुछ नहीं है। शेख वकास तो आया है, आके MNA की टिकट ली, MNA हो गया। अंडरग्राउंड क्या हुआ है? जेल में रहा है, क्या हुआ है? अंडरग्राउंड रहा है, अंडरग्राउंड रहा है 9 मई से लेकर इलेक्शन के दिन तक। बात ये अनलाइक वकास एंड अनलाइक रऊफ हसन एंड अनलाइक अदर्स, मैं लोगों की तकलीफ़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहता। मेरे ख्याल में जो हमाद ने कुर्बानी दी है, जो असलम इकबाल ने कुर्बानी दी है, इवन जो वकास ने दी है या जो बाकी लोगों ने दी है, आई रिस्पेक्ट दैट, और मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ा किया। तो ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, फवाद चौधरी की कुछ बातें तो ठीक हैं, मसलन वो जो कहते हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है, ये बात वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, वो उनका ये शिकवा भी दुरुस्त है कि इमरान खान ने उनको बुलाया था मुलाकात करने के लिए, लेकिन फिर ये सारे बंदे इकट्ठे होकर पहुंच गए और इमरान खान को डरा दिया कि जी पार्टी में बगावत हो जाएगी, जी पार्टी में मुखालफत हो जाएगी, पार्टी इन लोगों को नहीं चाहती। इमरान खान ने फैसला फिर होल्ड कर लिया, और मुझे कभी उम्मीद है कि इस बात का इम्कान है कि इमरान खान जब बाहर आएंगे तो वो इसको वैल्यूएट कर सकते हैं, कि एनालिसिस कर सकते हैं कि किसकी क्या मजबूरी थी, किसने क्यों किया। अब फवाद चौधरी के लिए वाकई ये बात तो आसान है, वो ठीक कहते हैं कि उनके लिए आसान था कि आज वो बात मान जाते, और अगर ओन चौधरी वज़ीर बन सकते हैं, अलीम खान बन सकते हैं, तो फवाद चौधरी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं बन सकते थे। इलेक्शन लड़ते, जेल में वैसे खाली पड़ा था, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से इलेक्शन लड़ते, जीत जाते, वज़ीर बन जाते, आज शहबाज शरीफ की काबीना में होते। लेकिन फवाद चौधरी ने इस रास्ते का इंतखाब नहीं किया, और इमरान खान उनके लिए पहले भी सॉफ्ट कॉर्नर शो कर चुके हैं, और वो कह चुके हैं कि फवाद को इसलिए जेल में डाला गया कि उसने बात मानने से इनकार किया। वरना जाहिर है ना कि फवाद चौधरी को 7 महीने की जेल तो ना होती अगर वो वाकई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में सही तरीके से गए होते। और उन्होंने इमरान फिर जेल काटी, जाहिर है PTI के लिए काटी, अपने नज़रिए के लिए काटी, वरना वो बात मान जाते तो उनको जेल में ना जाना पड़ता। तो मेरा ख्याल है पूरी तरह से फवाद चौधरी को ताने देना ये बात दुरुस्त नहीं है। हाँ, इमरान इस्माइल और अलीज़ादी का मामला मुख्तलिफ है, क्योंकि उन्होंने फौरी तौर पर सरेंडर किया और फिर वो अपने मौके पर खड़े रहे, आज वो आए हैं। फवाद चौधरी का ने तो 7 महीने की जेल काटी है, ये जेलें उन्होंने नहीं काटी ये जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाने का ऐलान किया अलीज़ादी ने, तो उसके बाद फिर वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, गायब ज़रूर रहे या खामोश ज़रूर रहे, लेकिन बहरहाल उसके बाद उन्होंने जेल नहीं काटी। तो फ़र्क है उनमें, मैं समझता हूँ फवाद चौधरी एक वो शख्स हैं जो पॉलिटिकल नैरेटिव बना सकते हैं। बहरहाल फ़ैसला PTI का है, फ़ैसला इमरान खान का है, और फ़ैसला जो है, लेकिन पूरी इस वक्त जो PTI की क़यादत है वो सर जोड़ के बैठी हुई है इतने अहम वक्त में भी, कि यानी आज भी कोर कमेटी का इजलास हुआ या 2 दिन पहले भी हुआ, तो कोर कमेटी के इजलास में वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि जी इसको लेना चाहिए पार्टी में या नहीं लेना चाहिए। बाकी सारे मामला छोड़ के
वो इस बात पर डिस्कशन करने बैठे हुए हैं। तो ये बहरहाल इस वक्त मसला जो है उनका चल रहा है। आखिर में मैं आपको सलमान अकरम राजा साहब का एक बयान सुनवाना चाहता हूँ। सलमान राजा साहब जो हैं उन्होंने कहा कि हैरत का इजहार किया। गुज़श्ता रोज़ जब सुप्रीम कोर्ट में से वो निकले तो उनको लगता था कि 10-15 मिनट में कंक्लूड हो सकता था केस, लेकिन उन्होंने कहा कि पता नहीं ये क्यों हुआ। तो सुनिए ज़रा सलमान अकरम राजा ने क्या कहा। ये तज़ाद जो है हुकूमती और इलेक्शन कमीशन की पोजीशन में वो आज सामने आया है। इस पे इंशाल्लाह मज़ीद बात करेंगे अगली तारीख में जो मंगल को है। सलमान अकरम राजा साहब, आज तो बहुत उम्मीदें थी कि आज फैसला आ जाएगा या महफूज हो जाएगा, क्या वजह है, क्यों फैसला नहीं आया, महफूज नहीं किया हम तो तैयार थे, 10-10 मिनट चाहिए थे सिद्दीकी साहब को और मुझे, और ये मुकदमा हम आज ख़त्म कर देते, लेकिन बेंच की अपनी कोई मसरूफियात थी और ख्वाहिश थी कि इस मामले को अगले हफ्ते लेकर जाएं। और बड़े इंपॉर्टेंट सवालात तमाम तर जजेस साहिबान की जानिब से पूछे गए। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन या हुकूमत की जानिब से तसल्ली बख्श जवाब दिए गए? मेरी नज़र में तो बिल्कुल नहीं दिए गए। मैंने जैसा कि अर्ज़ किया कि जो भी जवाब हुए उनसे जो तज़ाद है इलेक्शन कमीशन की पोजीशन में वो बढ़ के सामने आया। तो ये जी गुफ्तगू आपने सुन ली है सलमान अकरम राजा साहब की, उनका ये मौक़िफ़ है। बहुत सारे लोग हैरत में हैं और हैरत इसलिए भी है कि क्यों इसको इतना लंबा कर रहे हैं काजी फैसल साहब। मैंने पिछली वीडियो में थोड़ी सी बात भी की थी कि शायद उनके पास नंबर पूरा नहीं है। नंबर किसकी तरफ से पूरा नहीं है? शायद हसन अज़हर रिजवी जो हैं, जस्टिस हसन रिजवी, उनके सवालात, उनके बयानात और उनके रिमार्क्स और उनकी तरफ से उठाए जाने वाले सवालात से लगता है कि शायद वो स्विंग जज जो हैं, स्विंग वोटर जिसको कहते हैं, कि यानी कि वो शायद पूरी तरह से उन पर यकीन नहीं है काजी फैसल को कि वो उनके हक़ में वोट देंगे। इसलिए मेरा ख़्याल है मामलात कुछ अटके हुए हैं, कुछ लटके हुए हैं। तो देखिए 9 तारीख को जब आते हैं तो उसमें क्या चीज़ हमारे सामने आती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।